Hello students. Now in this video let us discuss about the merits and demerits of economic reforms, or we also say that assessment or appraisal of LPG policies. So students, if we assessed the policy or appraise the LPG policy, we find some arguments which are in favor of economic reforms and some arguments which are oppose of economic reforms. So let me first discuss about the arguments in favor of economic reforms, or we say merits of LPG policies. Number one, increase in the growth rate of the economy. Means due to the LPG policy which is implemented in 1991, there is a tremendous growth in GDP, and it increased from 5.6%, which was recorded in 1991, to 8.2%. 8.2%, and 8.2% is recorded in 2012. So if we analyze it, we can say there is a very good growth. So the average growth is GDP is increasing, as well as the growth of industrial sector and service sector is also increases. तो ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ डिक्लाइंड. एक ये बात तो है कि भाई जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो डिक्लाइन हुई, while the industrial sector reported fluctuation, the growth of service sector has gone up. अब जब हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में फ्लक्चुएशन है, तो फ्लक्चुएशन सिर्फ इसलिए आया कि 2012 में जो जीडीपी ऑलरेडी पहले चल रही थी लगभग 9 और 8% के आसपास इंडस्ट्रियल सेक्टर की, वो सडनली रिड्यूस हुई थी 3.6% पे आके. ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर में जाके फिर आपकी 5% तक भी आ गई थी, है ना. तो वो फिर धीरे धीरे उसमें वापस ग्रो होना स्टार्ट हुआ. ये 2012 था, इस द रीज़न ऑफ रिसेशन. ये रिसेशन पीरियड था ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट रिसेशन आया था वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनमें पहले रिसेशन आया, और उनका थोड़ा इफेक्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया पर भी इफेक्ट उसका पड़ा था. नाउ द सेकंड मेरिट्स ऑफ द एलपीजी पॉलिसी, दैट इज स्ट्रक्चरल चेंजेस. अब स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हुआ कि भाई जो प्राइमरी सेक्टर से जो एम्प्लॉयमेंट था, या जैसे हम कह सकते थे कि जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था वो प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा पर्सन्स थे वो शिफ्ट हुए सेकेंडरी सेक्टर में. ठीक है, तो शिफ्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर. तो ये इसका बेनिफिट हुआ कि भाई कंट्रीब्यूशन हुआ कि इन्होंने प्राइमरी सेक्टर से सेकेंड सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में शिफ्टिंग हुई. ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड इट वाज नोटिस्ड दैट growth rate of about 8% is mainly driven by growth in service sector. तो मेनली जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में वो सर्विस सेक्टर का ही है, और उसी का रीज़न हम कह सकते हैं कि भाई यही नोटिस किया गया कि जो 8% ग्रोथ हुई उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, वो सर्विस सेक्टर का था. नाउ नंबर थर्ड, इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ये हमने लास्ट भी स्टडी किया हुआ है कि हमारा जो इंडिया के अंदर एलपीजी इम्प्लीमेंट करने का ऑब्जेक्टिव वो यही था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज़ हो, और साथ में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो इंक्रीज़ हो. अब कितना इंक्रीज़ हुआ, जो एफडीआई था वो इंक्रीज़ हुआ अबाउट
$100 मिलियन जो रिकॉर्डेड था 1991 में, तो उससे वो इंक्रीज़ हुआ और इंक्रीज़ हुआ 73.5 बिलियन 2014-15 में। एज वेल एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम अबाउट, जो कि 1919 में 6 बिलियन था, इससे इंक्रीज़ हुआ 321 मिलियन जो रिकॉर्ड किया गया 2014-15 में। सो ये बेनिफिशियल हुआ। और इसी के अकॉर्डिंग ड्यू टू एलपीजी पॉलिसी हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज़ हो रहा था। तो उसी की बदौलत है कि आज एट प्रेजेंट इंडिया इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है एक लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर है। नेक्स्ट इज़ प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट वो भी एलपीजी पॉलिसी के बाद, क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्टिव था, है ना, जो हमने प्राइवेटाइजेशन में स्टडी किया और साथ में ग्लोबलाइजेशन में। अब हो क्या रहा था कि जो ओवरऑल प्रोडक्शन थी गुड्स एंड सर्विसेज वो इंक्रीज़ हो रही थी, और विच मेड पॉसिबल टू क्रिएट ए मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस ये होती है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, तो हमारे पास अगर आउटपुट ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक इकोनॉमी में कम है, तो हम उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं। ठीक है। सो इंडिया इज़ नाउ सीन एज ए सक्सेसफुल एक्सपोर्टर। अब की क्या क्या चीज़ें इंडिया जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, या हम कह सकते हैं सक्सेसफुल हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, तो दीज आर मेनली जो है आपके ऑटो पार्ट्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, और हमारे यहाँ से इंजीनियरिंग गुड्स, और आईटी सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा डिमांड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। एंड एक है आपकी टेक्सटाइल। नाउ कंट्रोल, नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, you know, rising of price level. So due to LPG policy inflation is brought under control। और brought under control क्यों हुआ? क्योंकि देखो इन्फ्लेशन तब होगा इस कंडीशन में जब डिमांड ज़्यादा होती है गुड्स की और गुड्स प्रोड्यूस इकोनॉमी में कम हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, या इनकम ग्रो करे, लेकिन हम इस पर्सपेक्टिव में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा गुड्स की डिमांड है लेकिन उसकी सप्लाई कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं तो उसके प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो नंबर ऑफ़ गुड्स भी अवेलेबल होगी मार्केट के अंदर, और ड्यू टू हाई सप्लाई जो इन्फ्लेशन रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। और इसी की वजह से जो इन्फ्लेशन था 1991 में रिकॉर्ड जो इन्फ्लेशन था डैट इज़ 16.7%, वो रिड्यूस हुआ। अगर हम 2015 की बात करते हैं, जो हमारी बुक में डेटा गिवन है ना, रिसेंट डेटा भी हो सकता है आपकी बुक्स में, इट विल रिड्यूस टू 4.9%। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन फिस्कल डिफिसिट। Fiscal deficit which adversely affected the Indian economy prior to 1991 now starting recovery। now का मतलब है after LPG recovering after the economic reforms। it reduced from 8.5% in 1991
जो कि 8.5% 1991 में था टोटल जीडीपी का, और जो रिड्यूस हो गया 3.5% घाटा जो है बजट का 2017 तक आते आते। ठीक है, अभी भी नियर बाई 3.2 है, और 3% तक जो है एक एवरेज इकोनॉमी मानी जाती है कि वो इकोनॉमी जो है इन्वेस्टेबल है और उसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्लेस माना जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसका फिजिकल डिफिसिट जीडीपी का 3% तक होता है। नाउ द लास्ट वन इज रिडक्शन इन डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो हमने पढ़ा कि भाई जो 1991 से पहले क्या होता था कि आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा था और इनफ्लो कम था। आउटफ्लो क्यों ज़्यादा था? क्योंकि हमें ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट करनी पड़ती थी, मशीन्स वगैरह, क्योंकि टेक्निकली वी आर वेरी बैकवर्ड। और साथ में जो है जो गल्फ़ कंट्रीज़ से फ्यूल वगैरह इंपोर्ट होता था, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फॉरेन रिजर्व जो है हमारा वो एक्सपेंडिचर होता है। तो एलपीजी पॉलिसी के बाद क्या हुआ था? डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये भी एक आपका मेरिट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, सो नाउ लेट वी अप्रेज और एसेस द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड क्रिटिसाइज, और वी से let we discuss the demerits of LPG policies. So let we discuss the demerits of LPG policies. The first one is contradiction between growth and employment. तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि हम एक साइड तो ये कहते हैं कि भाई इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, और इस रिफॉर्म पीरियड के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी ग्रो भी कर रही थी, जीडीपी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होना चाहिए था, एम्प्लॉयमेंट लेवल वो इंक्रीज नहीं हो रहा था, क्योंकि जितनी भी फॉरेन कंपनीज थी दे आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। और भारत में नीड किसकी थी? लेबर इंटेंसिव की, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं आपकी पॉपुलेशन बहुत हाई है। अब जब वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे थे, तो जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ थे दे आर कटिंग देयर जॉब्स, वो उनकी जॉब्स भी कट कर रही थी। जैसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स थे जो प्राइवेट सेक्टर में आए थे, और उसके बाद हुआ क्या कि उनकी प्रोडक्शन में जो चेंजेस आए या उनकी आउटपुट में जो चेंजेस आए, उसकी वजह से उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कट करना स्टार्ट किया, और इसको कह सकते हैं कि रिट्रेचमेंट ऑफ वर्कर्स, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ। द प्राइवेट सेक्टर टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब ये है कि मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होने लगा, मशीन्स, ऑटोमेटिक मशीन्स, एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से वो अपने एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेटेड करने लगे, अब उसे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा था। नेक्स्ट वन इज रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, जो थे वो एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर ड्यू टू इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड। अब जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ वो सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, मतलब जितना भी आप ये कह सकते हो कि जो ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिशियल हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ और लिबरलाइजेशन, इससे जो टोटल आपकी एलपीजी है, इससे ये दोनों सेक्टर ही बेनिफिट हुए, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। So reforms have not been able to benefit agriculture, where the growth rate has been decelerating। तो वहाँ का जो ग्रोथ रेट था वो डिसलेटिंग हो रहा था, मतलब एक्सीलरेट ना होके डिसलेट हो रहा था। इट इज़ बिकॉज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरीगेशन, पावर, रोड, मार्केट एंड रिसर्च एंड एक्सटेंशंस
हैज़ बीन रिड्यूस्ड इन द रिफॉर्म पीरियड। जो इस टाइम में जब सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी ग्रो कर रहा था, अगर तब प्राइमरी सेक्टर भी ग्रो करता तो जो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज जितने भी लोग हैं वो भी उससे बेनिफिट होते हैं, उनको बेनिफिशियल होता। सो अब इसका एक और रीज़न हुआ कि भाई जो एलपीजी के बाद क्योंकि इंडस्ट्री बहुत इंक्रीज हो रही थी तो उन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। तो रॉ मटेरियल ज़रूरत होने की वजह से क्या हुआ कि देयर वाज ए फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो फूड ग्रेन्स की जगह लोग कैश क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो करने लगे, और बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रेटजीज इन एग्रीकल्चर इट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। और उसकी वजह से जो फूड ग्रेन्स के प्राइजेस थे, चाहे उसमें आपकी पल्सेज हो फूड ग्रेन्स में, है ना, वो इंक्रीज़ हो गए, और या पल्सेज भी इसमें हो सकती हैं जो दालें आप खाते हैं, तो उनके प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो गए। उसका रीज़न यही है कि जो लैंड थी हमने वो फूड ग्रेन्स और पल्सेस की जगह अदर कैश क्रॉप्स में यूज़ करने स्टार्ट कर दी। और वी नो दैट लैंड इज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज, और ड्यू टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का हमें क्या होता है कि एक क्रॉप जब हम ग्रो करते हैं तो हमें दूसरी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज़ डिसइन्वेस्टमेंट सॉरी लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ रह गया है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी ग्रो कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो काफ़ी उसका लो लेवल था। मतलब जितना इंडस्ट्रियल ग्रो होनी चाहिए थी इंडिया के अंदर उतनी नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन आवर इकोनॉमी वाज ओपन टू ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि हमारा कंपनी में एंट्री हो गई थी डेवलप्ड कंट्रीज़ से कि वो अपने गुड्स एंड सर्विस को यहाँ पे आगे सेल कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि इंपोर्ट जो हुआ वो चीपर हो गया, चीपर सस्ता, और इससे जो हमारी डिमांड थी डोमेस्टिक गुड्स की वो रिप्लेस कर दी इंपोर्ट होने वाले गुड्स ने। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर आर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स। इसका एक एग्जांपल है आपका बहुत अच्छा, जो कि चाइनीज़ टॉयज़ हैं। चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडियन टॉयज़ इंडस्ट्री। जो इंडियन टॉयज़ इंडस्ट्रीज़ है उनके अंदर जो चाइना टॉयज़ की जो एंट्री है उसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी टॉयज़ की वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो ये कहीं ना कहीं ड्यू टू रिफॉर्म्स जो है हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उसको एक तरह से लो लेवल हुआ। उसमें काफ़ी सारे ऐसे गुड्स हैं जो अफेक्टेड हुई हैं, ठीक है। उसमें एक पावर सप्लाई भी है, पावर सप्लाई पे बड़ा इफेक्ट पड़ा एलपीजी का, क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमने पढ़ा था कि भाई उसके प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, उससे जो बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी जो शट डाउन हुई है। नेक्स्ट वन इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में हमने सब कुछ पढ़ाई हुआ है कि भाई ये भी एक डिमेरिट्स है, और initiated by government policy was not so much success because asset of public sector undertaking were undervalued and sold to the private sector। तो वो अंडर वैल्यूड मतलब कम उनकी वैल्यू लगती है और साथ में प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर दी जाती है, तो उसके जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी उसमें नुकसान होता है। तो प्रोसीड फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट वर यूज टू ऑफसेट द शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज़। तो जितना भी जो सेल करके यूज़ किया जाता है उसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी सेल हुई है तो उससे खजाना भर रहा है या उसको कहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं। उसका जो यूज़ होता है वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट की जो डिफिसिट है कहीं ना कहीं वो उसी को फुलफ़िल करती है। तो जो ऑफसेट्स होते हैं, जो देनदारी होती है गवर्नमेंट की, वो वहीं पर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और इस क्योंकि वो एक तरह से गवर्नमेंट इंडस्ट्री थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नहीं हो पाता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट भी जो है आप कह सकते हैं कि एक डीमेरिट्स है एलपीजी की।
नेक्स्ट इज इनइफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसीज़। फिस्कल पॉलिसीज़ जो है वो भी इनइफेक्टिव रही है। फिस्कल पॉलिसीज़ में आपकी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है तो उससे जो ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो सोशल सेक्टर में है वो डिक्रीज़ हुई है। जो टैक्स रिडक्शन है वो एक तरह से टैक्स इवेशन है जो 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 कि इंक्रीज़ करता है गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ को, बट पॉलिसी डिड नॉट एक्चुअली रिजल्ट इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं सोचा गया था कि भाई टैक्स को सिंपल किया जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पेड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और साथ में जो टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए वर प्रोवाइडेड टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो फॉरेन से आते थे इन्वेस्टर्स के उनको बेनिफिट होगा, जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो उनके ऊपर कम टैक्स इंप्लीमेंट होगा, विच रिड्यूस द स्कोप ऑफ रेजिंग टैक्स रेवेन्यूज़। और उससे गवर्नमेंट के जो टैक्स रेवेन्यूज़ है वो कम हुआ और उससे निगेटिव इम्पैक्ट हुआ फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। मतलब बात सारी घुमा के ये है कि फिस्कल पॉलिसी में जो भी रिफॉर्म आया था उसका पर्पज़ ये था कि टैक्स तो इंक्रीज़ होगा, है ना, लेकिन उसके अपोजिट हुआ क्या, जितने टैक्स एग्जम्प्ट दिए गए, ठीक है ना, और ये सोचा गया कि भाई जो टैक्स इवेशन है, टैक्स की जो चोरी है वो कम हो जाएगी और टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ होगा। उसके अपोजिट जो टैक्स रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। साथ में जो कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी फ़ॉरेन से आने वाले गुड्स के ऊपर, तो वो भी ड्यू टू एलपीजी हटा ली गई, तो वो भी एक तरह से जो इनकम थी गवर्नमेंट की वो भी रिड्यूस हुई। नेक्स्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है इंक्रीज़ इन इनक्वालिटीज़। एलपीजी की ये सोचा गया था कि भाई जो एक आम आदमी है इंडिया का उसको बेनिफिट होगा, उसको जॉब्स मिलेगी तो उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो उसका लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो और जब लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होता है तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट वापस ये माना जाता है कि भाई वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है और ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगा तो ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी और ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी तो ज़्यादा एग्रीगेट सप्लाई होगी, इसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये बेनिफिशियल होता है ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए। लेकिन हुआ क्या, इंक्रीज़ इन इक्वालिटीज़ की जगह इनइक्वालिटीज़ इंक्रीज़ हुई। इक्वालिटीज़ इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन क्या इंक्रीज़ हुई, इनइक्वालिटी। मतलब जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर वो गैप इंक्रीज़ हुआ। जो रिच एंड पुअर के बीच में गैप था वो क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। और हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंक्रीज द इनकम एंड क्वालिटी कंजप्शन ऑफ ओनली हाई इनकम ग्रुप्स। तो उनको जो क्वालिटी कंजप्शन मिला वो हाई इनकम ग्रुप को मिला, साथ में जो इनकम इंक्रीज़ हुई वो भी हाई इनकम ग्रुप की हुई। तो जो रिच पर्सन्स रिच हम कह सकते हैं बिकम मोर रिच ड्यूरिंग या आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलपीजी। Thus, the growth has been concentrated only in some selected areas in the service sector such as information technology, फाइनेंस, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी। तो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हुई और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ, जो ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन्स थे। और एजुकेटेड पर्सन्स वही थे जो पहले से ही दोज विच आर रिच पीपल्स कह सकते हैं, या फिर जो पहले से ही जिनका स्टैंडर्ड जो था वो अच्छा था। तो कहीं ना कहीं जो एक पुअर पीपल है, एक जो बिलो पॉवर्टी लाइन बिलोंग करता है या लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है, they are not getting the benefits from the LPG policies. So that's all for today. Thank you.